कमलेश उपाध्याय ने निरीक्षण किया। भागीरथी नदी पर लगातार निगरानी के निर्देश। राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ बारिश के आसार। अगले कुछ घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बद्रीनाथ चढ़ावा मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था से खिलवाड़ करने पर सख्त कार्रवाई होगी। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है उस पर कड़ी कार्रवाई तय है। तो देखिए, अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जहां एक तरफ जांच चल रही है, तो वहीं अब ठीक ऐसा ही मामला उत्तराखंड से सामने आया, जहां एक बार फिर भक्तों की आस्था पर वार किया गया। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित। सर, मानसून को लेकर मानसून सारी तैयारियां चल रही है। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं। हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर आश्रम में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू की श्री राम कथा के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरारी बापू अपने प्रवचनों के जरिए सनातन संस्कृति और भारतीय मूल्यों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2027 में होने वाले महाकुंभ का जिक्र किया। कहा कि सरकार का लक्ष्य इसे दिव्य, भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। उन्होंने बताया कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं और देवभूमि आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मानसून को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुरारी बापू की कथा में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि महाकुंभ 2027 को लेकर प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट है, सक्रिय है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर अभी से तमाम इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। मानसून को लेकर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की बाधा ना हो, कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि 2027 में जो महाकुंभ होने वाला है भव्य और दिव्य होगा। मुरारी बापू की कथा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही तस्वीरों में उनके साथ मुरारी बापू नजर आ रहे हैं। हर वर्ष आगमन होता है और पूज्य बापू हमारे सनातन के श्री राम कथा के बहुत बड़े उनके मुख पर माँ सरस्वती का वास है और पूरी दुनिया के अंदर हमारी सनातन संस्कृति के संभावक है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और हरिद्वार में पावन कथा हुई। तमाम भक्तों ने जो है राम कथा का श्रवण किया। सबके जीवन में इस प्रकार के आदर्श आए, उस प्रकार की चीज़ें आए, उसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं सभी भक्तों के सबके लिए। सबका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुंभ का आयोजन होना है यहाँ पर और उसका भी ठीक प्रकार से आयोजन हो, उसमें हम लोग सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सोना और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है और इसीलिए जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर समिति एक स्वायत्त संस्था है और वहीं पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो चोरी के आरोपों से सहमत नहीं है और सभी को जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनता के लिए कोई ठोस मुद्दा या योजना नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रही है। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। जब तक जांच में कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। केदारनाथ चढ़ावा मामले पर महेंद्र भट्ट का एक बड़ा बयान सामने आया। कहा जांच पूरी होने तक इंतजार करें, तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। जो भी तथ्य जांच के दौरान सामने आएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता का विश्वास खो चुका है विपक्ष और इसीलिए सिर्फ बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने का काम विपक्ष की ओर से किया जाता है। किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है, मंदिर समिति स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था उसकी एक जांच कर रही है। जब जांच में कुछ बात आएगी तभी इस पर कुछ बातें कही जा सकती हैं। अभी ये कहना कि वहाँ चोरी हुई है, मैं कम से कम इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जांच चल रही है। जांच के बाद वो तथ्य आएंगे, वो तथ्य के आधार पर कार्रवाई होगी। यही आज का विषय इतना ही रहता है। 2027 को लेकर किस तरीके से तैयार है? अब कार्यक्रम चलने दो यार। 2027 को लेकर पार्टी किस तरह से? 2027 भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हम प्रचंड बहुमत का 2027 के चुनाव को जीतेंगे। अब पहले से ज्यादा। वहीं बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी सरकार और बीकेटीसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चारों धाम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हैं और यहां आने वाले चढ़ावे का सही हिसाब रखना जरूरी है, लेकिन बीकेटीसी इसमें पूरी तरह नाकाम रही है। विधायक ने जांच के दौरान एक व्यक्ति सहायक के निलंबन पर सवाल उठा दिए और कहा कि मामला बड़ा है, इसलिए सिर्फ एक कर्मचारी पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, चढ़ावे का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर बरसती हुई नजर आ रही है। विधायक लखपत बुटोला ने सरकार पर निशाना साधा, सरकार को जमकर घेरा है और बीकेटीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। और वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में टिकट देने का फैसला किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं होता, बल्कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर यह फैसला लेता है। उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से हर सीट पर कई लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी की रणनीति और नियमों के आधार पर ही होता है। दीप्ति रावत ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले विधायकों के काम और सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद ही पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसे टिकट दिया जाए और किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ये साफ किया कि पार्टी में टिकट का आधार सिर्फ दावेदारी नहीं, बल्कि क्षेत्र में किए गए काम और जनता के बीच पकड़ भी होगी। तो देखिए, चुनाव को देखते हुए प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से तय होगा कि टिकट किसको मिलेगा, यानी पूरी प्लानिंग के तहत ही एक एक कदम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, यानी अनुभव के साथ साथ जो लोग नए हैं उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। पर कोई भी एक परिवार नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया, बस इन्होंने कह दिया तो आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति किसी को नहीं कह सकता है कि आप चुनाव लड़ेंगे।
यहाँ पर सामूहिक निर्णय होता है। यही खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की है, यही इसको पार्टी विद अ डिफरेंस बनाती है। तो बिल्कुल वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 14 करोड़ हमारे सदस्यता है। तो जब इतनी सदस्यता है तो आप समझ सकते हैं कि हर सीट पर हमारे यहाँ दावेदार भी ज्यादा है। तो पार्टी बिल्कुल, लेकिन हमारी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है। टिकट पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट से तय होगा कि टिकट किसे मिलेगी, यानी काम के आधार पर ही तवज्जो दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। पार्टी बोर्ड उम्मीदवारों का फैसला करेगा। उम्मीदवारों का चयन पार्टी बोर्ड के फैसले पर ही होगा। 27 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और पूरी रणनीति तय की जा रही है। हालांकि टिकट बंटवारे पर सवाल पूछने पर यह साफ कहा गया कि पार्टी बोर्ड तय करेगा कि चुनावी मैदान में कौन उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो कौन सा चेहरा होगा जिसे मौका मिलेगा। अंतिम फैसला पार्टी की रणनीति और नियमों के आधार पर तय होगा। दीप्ति रावत ने ये साफ कहा कि चुनाव से पहले विधायकों के काम देखे जाएंगे, उनके सर्वे रिपोर्ट देखे जाएंगे, यानी आज तक क्या कुछ काम विधायकों ने अपने क्षेत्र में किया है और कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो कैसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम ये तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। तमाम चीजों का समीक्षा की जाएगी और उसके बाद बोर्ड ये तय करेगा कि आखिर वो कौन सा चेहरा है जिस पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए जताती है। और इसके साथ साथ संगठन की मजबूती के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 8 लाख से ज्यादा वोट कटने के आंकड़े सामने आए, जिसके बाद प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर चिंता बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 10 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट हटाए जाने का अनुमान है, जिसमें देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। चुनाव से पहले सामने आए इस आंकड़े को लेकर धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण शुरू होना भी बाकी है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के दौरान डबल वोट, मृत मतदाताओं और स्थानांतरित हो चुके वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जबकि नए मतदाताओं के नाम अभी जुड़ने बाकी हैं। चमोली के मुताबिक धर्मपुर विधानसभा का गठन साल 2003 के आधार पर हुआ था, जिसमें डोईवाला, सहसपुर और लक्ष्मण चौक के क्षेत्र शामिल हैं। इसीलिए मैपिंग के दौरान कुछ दिक्कतें भी सामने आई। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले चरण में नए वोटर जुड़ने के बाद विधानसभा में मतदाताओं की संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच सकती है। विधायक ने कहा कि धर्मपुर में कुछ पुराने नाम हटाए जरूर गए हैं, लेकिन तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में बड़ी संख्या में नए मतदाता भी जुड़ेंगे और अंतिम प्रकाशन के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी। तो देखिए, एसआईआर को लेकर प्रदेश में एक नई बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक की ओर से आश्वासन दिया गया है कि पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। एसआईआर के बाद नए मतदाता बढ़ेंगे। यार जो है अभी चल रहा है, क्योंकि अभी एक फेज कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज शुरू होगा। तो जैसे मैं अपनी विधानसभा का देखता हूं तो मैं समझता हूँ ठीक लाइन पर चल रहा है, क्योंकि जो जितने वोट डबल वोट थे वो हटे हैं, जो मृतक थे वो हटे हैं, जो ट्रांसफर थे वो हटे हैं और अभी नए वोट बनने बाकी है। जैसे मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जो 3 विधानसभाओं से मिलकर बनी है, क्योंकि 2003 का बेस हमने लिया है, तो उसमें डोईवाला भी है, सहसपुर भी है, लक्ष्मण चौक भी है। तो वो एसआईआर में काफी दिक्कत हमको मैपिंग में भी आई है उसमें, तो अभी चीजों को समेट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नया फेज चलेगा, नए वोटर बनाने की बात आएगी तो ऑटोमेटिकली ये संख्या बढ़ जाएगी। वहीं देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी की ओर से हर साल आयोजित किए जाने वाला भारत दर्शन कार्यक्रम इस बार भी सितंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। ये इस कार्यक्रम का 10वां बैच होगा। विधायक कंडारी ने बताया कि इस योजना के तहत उनकी विधानसभा के दूर दराज के गांव के हाई स्कूल में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है और इस बार बच्चों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और शैक्षिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ 10 दिन बिताने का अनुभव उनके लिए बेहद खास होता है और इस पहल से बच्चों में नई चीजें सीखने और पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ा है। विधायक ने बताया कि ये दिवसीय 10 दिन का
प्रोग्राम तय किया गया है। भारत दर्शन यात्रा बच्चों के जीवन में एक यादगार अनुभव साबित होगी और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। सितंबर में भारत दर्शन अभियान शुरू होगा और इसके तहत 10 दिन बच्चों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया जाएगा। विधायक कंडारी का 10वां भारत भ्रमण कार्यक्रम। भारत दर्शन ये कार्यक्रम अपनी विधानसभा में चलाता हूँ। ये मेरी विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण मेरा ये कार्यक्रम करता हूँ और इससे वर्ष हम सितंबर में इस भारत दर्शन कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इस बार हम बच्चों को उत्तर प्रदेश और ये अब तक ये हमारा 10वां जो है बैच जा रहा है और मुझे इस काम करने में बहुत ही आनंद आता है क्योंकि मैं अपने सुदूर गांव के जो हाई स्कूल के टॉपर भाई बहन हैं उनको मैं घुमाने का काम। वहीं देहरादून में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महापौर सौरभ थपलियाल के मुताबिक शहर की 9 प्रमुख नदियों और छोटी छोटी नालियों की लगातार सफाई की जा रही है। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों की मदद से नदियों से गाद, मलबा और कचरा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से बनी रहे। जिन इलाकों में हर साल जलभराव होता है वहां नालियों को गहरा करने के साथ जरूरत के अनुसार नई नालियों का निर्माण भी कराया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि इन तैयारियों से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम होगी, लोगों को घरों में पानी घुसने जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी। तो देखिए, मानसून से पहले ही प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खास तौर पर जलभराव को लेकर जिस तरह लोगों को मुसीबत से दो चार होना पड़ता है, इस बार प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि जलभराव वाले इलाकों पर उनका खास फोकस है। पहले ही ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा चुका है जहां जलभराव की समस्या होती है और उस पर एक्शन लिया गया। नदियों के लिए नदी नाले जो हमारी छोटी नालियां हैं उनको साफ करने का कार्य हमारा निरंतर जारी है। साथ ही जिन जगहों पर जलभराव होता है वहां पे नालियों को हम उनके तलों को और गहरा करने का काम भी और नई नालियों को बनाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी 9 प्रमुख नदियां हैं उन नदियों में और उनको साफ करने का काम हमारा निरंतर जारी है। हमारी जो बड़ी जेसीबी मशीनें हैं, छोटी बॉबकट मशीनें हैं, इनके माध्यम से हम उन नदियों में से कचरा, मलबा, गाद, कीचड़ और कूड़ा जो भी वहां पे फेंका जाता है जो आसपास के बासिंदों द्वारा, उसको हटाने का काम कर रहे हैं और जो तल है उसको गहरा करने का काम कर रहे हैं ताकि जो पानी है निर्बाध रूप से बह सके और घरों के अंदर ना घुसे। वहीं रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में सेवा, सुशासन और समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर और मुख्यमंत्री जन समर्पण तहसील दिवस का आयोजन किया गया। अगस्त्य मुनि ब्लॉक सभागार में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख भुवनेश्वरी देवी ने की, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पेयजल, राशन कार्ड, आधार कार्ड संशोधन और साथ ही सड़क निर्माण से हुए नुकसान समेत विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मी प्रसाद ने सेना गढ़धारी पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने का मुद्दा उठाया, जबकि जवाहर नगर के बुद्धि सिंह ने कई दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की है। कई महिलाओं ने आधार कार्ड में नाम संशोधन और अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने की मांग रखी। तो वहीं शिविर में उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, तहसीलदार जगदीश नेगी, खंड विकास अधिकारी सुरेश शाह सहित विभिन्न विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जो सेवा, सुशासन और समर्पण के तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये जनपद रुद्रप्रयाग के जो विकास खंड अगस्त्य मुनि में आज ये कार्यक्रम इसमें रखा गया था और जिसमें पूरे जनपद में हमारे इसमें 16 कार्यक्रम, एक रोस्टर बनाया गया जिसमें 16 कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं, जिसमें से 3 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं और चौथा कार्यक्रम आज ये इसमें संचालित हुआ है। और इसमें सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ की जनता है जिनकी शिकायतें थी उनको भी जो है कम से कम 200 लोगों के आसपास जो है इसमें पब्लिक के लोग थे। और इसमें सभी व्यक्तियों को जो है जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो संचालित हो रही है, राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो सभी को जो है बताया गया है, उनके बारे में उनको जानकारी दी गई है।
वहीं देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश के बीच सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए NHAI करीब 743 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबे भानियावाला जौलीग्रांट ऋषिकेश 4-6 लेन हाईवे का निर्माण कर रहा है। अब इस परियोजना में पर्यावरण और वन्य जीवों का विशेष ध्यान रखा गया है। पेड़ों की कटाई कम करने के लिए 60 मीटर की जगह सिर्फ 23 मीटर चौड़ा राइट ऑफ वे रखा गया है और 754 पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह लगाने की योजना भी तैयार की जा चुकी। हाथियों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक बड़ा ब्रिज कम एलिफेंट अंडरपास और 4 एलिफेंट अंडरपास, साउंड बैरियर, ग्रीन हेज, एंटी ग्लेयर स्क्रीन और नो हॉर्न जोन जैसे इंतजाम भी किए जाएंगे। इसके साथ ही इस हाईवे के बनने से 4 धाम यात्रा, पर्यटन और साथ ही स्थानीय लोगों का सफर तेज, सुरक्षित और जाम से राहत वाला होगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं और वन्य जीवों के नुकसान को भी कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। हाथियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए हाईवे वहीं आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ये बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा, बेहतर यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है। यात्रा को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले को 4 जोन में बांटा गया है, जबकि 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी। इसके लिए पुलिस और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रमुख जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है। कांवड़ियों के वाहनों के लिए पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को नीलकंठ महादेव के दर्शन के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए CCTV से निगरानी की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। पार्किंग से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं तक, यातायात और सुरक्षा तक प्रशासन का फोकस है। पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो चुका है। अब कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर तैयारियां प्रशासन की ओर से तेज की जा रही हैं। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के जो रूल हैं, स्पेशली पुलिस का जो रूल है ट्रैफिक मैनेजमेंट को, और हमारे जो कांवड़िए आते हैं उनको बिना किसी असुविधा के नीलकंठ जी के दर्शन किए जाने के लिए जो सुविधाएं दी जा रही, तो उससे रिलेटेड पुलिस का या कंसर्निंग जो हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं, क्योंकि 4 जोन जो बनाए गए हैं, 9 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही जो CCTV कैमरास का इंस्टॉलेशन है, फर्दर एडिशनल इंस्टॉलेशन जो किया जा रहा है, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। और सिमिलरली जो पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए, उनमें जो प्रॉपर व्यवस्थाएं की जानी, उसको लेकर अभी और मेरी एक प्रिपरेटरी मीटिंग भी हो रही है और कोशिश की जा रही है कि जो फैसिलिटीज दी जानी है बेटर तरीके से। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सियाना चट्टी के पास सड़क पर मलबा और पत्थर गिरने से यातायात बाधित हो गया। मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए संबंधित एजेंसी की टीम मौके पर मलबा हटाने का काम कर रही है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मार्ग की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। सियाना चट्टी के पास हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से यातायात प्रभावित रहा और साथ ही विभागों की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि अपने घरों से निकलने से पहले एक बार स्थिति को लेकर अपडेट जरूर ले लें, अन्यथा रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल प्रशासन की ओर से यातायात दोबारा से सुचारू कराया जा रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से चमोली में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नंदप्रयाग नंदानगर मोटर मार्ग पर चमन मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और स्कूल जाने वाले बच्चों, शिक्षकों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई शिक्षक खुद सड़क पर उतरकर बोल्डर हटाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन बड़े पत्थरों की वजह से रास्ता खुल नहीं पाया। घटना के बाद लोगों को काफी देर तक सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा। चमन मंदिर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
वहीं राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में अगले कुछ घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है और वहीं मैदानी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से नदियों, नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहने, बिना जरूरी काम की यात्रा न करने और विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। तो देखिए, अगले कुछ घंटे के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की ओर से की गई है। गरज और चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। ऐसे में अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकले, कुछ महत्वपूर्ण ना हो तो अपनी यात्रा को टाल दें। अगले कुछ घंटे भारी साबित हो सकते हैं। अगले कुछ घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।